हेलो। नाइन्थ ए और नाइन्थ बी क्लास के सभी विद्यार्थी सुने। कल हमने एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स नाइन्थ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया था। पाठ का नाम था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर गांव की कहानी। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्षों में एक बार प्रत्येक एक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। तो पालमपुर में संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न टेबल को कंप्लीट कीजिए। नंबर 1, अवस्थिति क्षेत्र अर्थात पालमपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ये पालमपुर रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है? पालमपुर रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर कस्बे के निकट है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। दूसरा, गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है? गांव का कुल क्षेत्रफल है 226 हेक्टेयर। थर्ड यानी भूमि का कुल उपयोग हम कितनी भूमि खेती के काम में ले पाते हैं? तो ये है 226 हेक्टेयर। 226 हेक्टेयर। तो ये इसके आंसर हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वहाँ पे चलते हैं। कृषि भूमि ये हो चुका था हमारा। शैक्षिक पार्ट में आते हैं। नहीं, पीछे नीचे ये दे रखा है ये कृषि भूमि कितनी है अभी? कृषि भूमि सिंचित यानी जिसमें पानी लगता है वो है 200 हेक्टेयर। असिंचित कितनी है? असिंचित जिसमें पानी नहीं लगता वो है 26 नहीं नील है नील 26। तो वो ज़मीन है जो भूमि जो कि उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर है ये सिर्फ निवास स्थान, सड़क, तालाब और चरागाहों आदि का क्षेत्र। यहाँ पर पशु चराए जाते हैं या कोई लोग जनसंख्या रहती है, सड़क बनी हुई है या तालाब है। टोटल मिला के 226 है। 200 जिस पे खेती होती है सिंचित क्षेत्र है ये नील यानी असिंचित में नील आएगा और ये जो बचेगी इसमें 26 हेक्टेयर आएगा। फिर इसमें पूछ रखा है सुविधाएं। ये शैक्षिक सुविधाएं क्या हैं? क्या हैं शैक्षिक सुविधाओं में? आपको पता था कि आपने पढ़ा था पाठ। 2 तो प्राथमिक विद्यालय हैं, एक उच्च विद्यालय है 10th क्लास तक का, एक उच्च विद्यालय 2 प्राथमिक। फिर ये यहाँ पे आगे चिकित्सा की क्या स्थिति है? चिकित्सा की एक तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और दूसरा है निजी औषधालय। फिर है बाज़ार कहाँ पे है भी? बाज़ार तो वही रायगंज में ही है जहाँ से पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पर है। बिजली की पूर्ति कैसे होती है? बिजली की पूर्ति लगभग सभी घरों में है। और संचार कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन्होंने इसका यूज़ करना शुरू किया है कंप्यूटर लेकर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा कम है यहाँ पे। इसमें ये सुचारू रूप से कम है ये। निकटतम कस्बा शाहपुर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम प्रश्न पे आते हैं। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे आर्थिक आगत की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप इससे सहमत है? अर्थात ये कह रहा है कि खेती करने के लिए हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। तो हम इससे सहमत हैं कि कृषि की आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक आगत यानी हम खेती में यूज करते हैं आगत इनपुट्स को डालते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें इनपुट डालने पड़ते हैं जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित निर्माण किया जाता है। कृषि की आधुनिक विधियों के अंतर्गत क्या आगे भी देखो, परंपरागत बीजों की तुलना में यानी हम जो सदियों से बीजों का प्रयोग करते आ रहे थे उनकी जगह में हम अधिक उपज देने वाले बीज यानी HYV, H का मतलब हाई, Y का मतलब यील्ड और V का मतलब वैरायटी, अधिक उपज देने वाले
बीजों की वैरायटी। जैसे खाद है, खाद भी फैक्ट्री से बनती है, कीटनाशक दवाइयाँ हमें भी फैक्ट्री से बनती हैं। तो और ये जो बीज है इनका भी जो है उपचार वहीं पे होता है। इस तरह तेज़ी से खेती कार्य करने के लिए किसानों को परंपरागत विधियों की तुलना में अधिक आगतों की ज़रूरत होती है। जैसे जुताई के लिए अब ट्रैक्टर आ गए हैं, कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन आ गई हैं, गहाई के लिए थ्रेसर आ गया है, अधिक उपज के लिए रासायनिक खाद, खेती के मशीनों के ईंधन के लिए डीजल भी वहीं से आता है, फसलों की बीमारियों के रोकथाम के लिए कीटनाशक, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट के साथ साथ डैम, नहरों आदि के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मशीनरी औजार। अर्थात ये सारी जो खेती जो आजकल संभव है वो है आधुनिक विधियों के साथ, नहीं तो परंपरागत खेती बोली जाएगी। नेक्स्ट है भी पालमपुर में बिजली का प्रसार फैला हुआ है, तो उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है। ये पालमपुर की ही बात नहीं, कोई भी गांव हो जहाँ पर बिजली का चलन बढ़ जाता है वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, उद्योग धंधों को विकसित हो जाते हैं। तो बिजली के विस्तार ने पालमपुर के कृषकों की अत्यधिक सहायता की। पालमपुर में बिजली जल्दी ही उपलब्ध करा दी गई थी। वास्तव में इसने सिंचाई की परंपरागत तकनीक को बदल कर रख दिया। यानी पहले डीजल से और दूसरे तरीकों से, कुओं से, नहरों से सिंचाई होती थी, लेकिन अब जब बिजली के कनेक्शन मिल जाने से हमें सिंचाई करने में और ज़्यादा सुविधा मिलने लगी। बिजली के आने से पहले ये बता रखा भी, पालमपुर के जो किसान थे कुओं से रहर द्वारा पानी निकाल कर छोटे छोटे खेतों को सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली द्वारा चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। जबकि शुरू में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगवाए गए थे, किंतु जल्दी ही किसानों ने अपने प्राइवेट खुद के नलकूप लगाने शुरू कर दिए। पालमपुर के 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई की जाने लगी। बिजली सिंचाई के अलावा तेज़ी से घाई करने के लिए, थ्रेसर चलाने के लिए और डैम आदि के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है। बिजली आ जाने से कोई भी काया पलट जाती है, उस गांव की हो, शहर की हो, कहीं भी। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? अब ये पूछ रहा है, क्या ऐसे क्षेत्र को बढ़ावा देना ज़रूरी है जहाँ पर पानी लगता है? यस, हमारा गांव, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कृषि उत्पादन हेतु पानी बहुत ही आवश्यक होता है। अब पानी का महत्व आप बिल्कुल शुरू से जानते ही आए हैं। भारत के कई क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छी तरह बारिश नहीं होती, साथ ही यह अनिश्चित यानी पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी। पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार, मध्य भारत, पंजाब, राजस्थान आदि में कम बारिश होती है और बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में कृषि जो सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई अर्थात की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में बिना पानी यहाँ खेती असंभव है। दूसरा पॉइंट, कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ वर्षा तो पूर्ण रूप से होती रहती है, लेकिन यह वर्ष के थोड़े ही दिन में होती है, बस बिल्कुल कम, बाकी का भाग सूखा चला जाता है। इसी कारण यहाँ सिंचाई सुविधाएँ वर्ष में केवल एक ही फसल, एक से अधिक फसल, अगर सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो एक से ज़्यादा फसल मिलेंगी। इसके अलावा धान, गेहूँ, ईख जैसी कुछ फसलें हैं जो नकदी फसल हैं और इनके उगाने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उपज देने वाली बीज अगर हमने बोए हैं खेत में, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे दूसरी फसल हो, उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आज भी देश की जो संपूर्ण कृषि है उसका 40% भाग, कम से कम 40% भाग सिंचित है। अतः तेज़ गति से हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए बिना पानी के खेती के बारे में सोचना तो बहुत बड़ा यूटोपिया होगा। यूटोपिया का मतलब है ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पर उसकी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल होगा, तो ये असंभव होगा। नेक्स्ट है भी, पालमपुर के 450 परिवार हैं, उसमें भूमि किस तरह से बांटी गई है। तो किसान किस टाइप के हैं? नंबर 1, भूमिहीन किसान, जिसके पास भूमि है ही नहीं, भूमि नहीं है। तो वो कितने किसान हैं? 150 किसान हैं और इनमें से अधिकांश नीची जाति के हैं। अधिकृत भूमि कितनी है इनके पास? है ही नहीं, भूमिहीन, कोई भूमि नहीं है। छोटे किसान कितने हैं? 240। छोटे किसान और मजले, छोटे किसान और बीच वाले किसान 240 हैं।
परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। बड़े किसानों के 60 परिवार हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक ज़मीन है इनके पास, बड़े किसानों के पास। बड़े किसान किसको माना जाएगा? जिसको 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो, 60 परिवार हैं, और बड़े किसान 10 हेक्टेयर या उससे अधिक ज़मीन, और कुल टोटल 450। तो इस तरह से ये ज़मीन का बंटवारा हुआ है। अब पालमपुर में जो हमने बात की थी खेती और मजदूरों की, डाला था पालमपुर में खेती और श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों? यानी पालमपुर में जो मजदूरी है वो कम क्यों मिलती है लोगों को? तो इसका आंसर है, यह बात डाला से चित्र को देखकर हमें पता चल जाती है, वहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। पालमपुर में खेतों में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है, और डाला जैसे मजदूरों की तो जो सरकार ने निर्धारित की है मजदूरी, उससे भी कम दी जाती है। सरकार द्वारा खेती पर मजदूरी के लिए एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये है, किंतु डाला को मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 रुपये। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो खेती और मजदूर या भूमिहीन किसान परिवार, छोटे किसान या दलित परिवार से आते हैं। वे निर्धन और असहाय होते हैं। वे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। उन्हें नियमित रूप से डेली काम को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पालमपुर गांव में खेती और श्रमिकों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, मुकाबला है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। इसलिए वे कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। और दूसरा आगे एक और बता रखा है, इसमें क्या है, अधिकतर जो खेती और मजदूर हैं निचली जाति के और दलित समूह से आते हैं। उन्हें भूमि मालिकों से ऊंची मजदूरी मांगने में हिम्मत नहीं है उनकी, डर लगता है। खेती और श्रमिक सामान्यतः अशिक्षित यानी अनपढ़ होते हैं और ज्ञान से रहित होते हैं। वे जो श्रम संघ होते हैं उनमें संगठित नहीं होते। इस प्रकार वे ऊंची मजदूरी निश्चित कराने के लिए भूमि मालिकों से मोल भाव करने को नहीं होते, उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वे ऐसा काम कर सके। ये जो नेक्स्ट पर्सन है 7th, इसको आप छोड़ दें, नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये 8th क्वेश्चन, इसको पढ़ जरूर लेना भी 7th वाले को, ये मजदूरी के बारे में ये है। 8th क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 तरीके बताए थे। एक तो है बहुविध फसल प्रणाली और दूसरी है खेती की आधुनिक प्रणाली। तो बहुविध फसल प्रणाली नाम से ही पता चलता है, एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने की विधि बहुविधि फसल प्रणाली होती है। अर्थात एक से ज़्यादा फसलें उत्पादन करना एक साल में, यह बहुविधि फसल प्रणाली है। जैसे किसान बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा, अक्टूबर में दिसंबर के बीच आलू और सर्दी के मौसम में रबी की फसलें उगाता है। अब दूसरा पॉइंट, खेती की आधुनिक विधियाँ। इसका अर्थ है कि परंपरागत बीजों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाले HYV बीजों के उपयोग से है। यानी परंपरागत बीजों को छोड़ करके नई तकनीक HYV बीजों के उपयोग से है, जिसमें एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता है, किंतु बहुत ज़्यादा उपज प्राप्त करने वाली प्रजातियों में से बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए हमें काफ़ी अधिक जल और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में इन विधियों का प्रयोग करके भारतीय किसानों ने मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी की, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा काम यहीं तक होगा, और नेक्स्ट जो है बाकी जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम कल करेंगे। और जितना बताया गया है इसको लिख लेना, और अगर किसी के पास बुक है तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट, आगे ये यही पर्सन है, 14 तक हैं, लास्ट ये है, तो ये पर्सन लिख लेना आप। 6 पर्सन बचे हुए पीछे के, और फिर इसके एनसीआर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो लिख लेना। थैंक्स टू लिसनिंग मी and do your homework properly and learn it step by step. Thanks.